हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी बहुत चल रही होगी। दोस्तों आज फिर हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों क्लास 11th एलसीडी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान के मूल अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले रसायन संयोग का नियम, है ना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें 3 नियम को पढ़ने हम लोग को रहते हैं। उस 3 नियम को लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि बहुत से सवाल आपको एग्जाम में बन सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जानने के बाद आपको बहुत कुछ आपको केमिस्ट्री में सहूलियत मदद मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको समझना क्लियर करना, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कुछ भी सीखा तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की नई क्लास को। तो जिस प्रकार से दोस्तों इसके पहले मैंने लेक्चर 1 में के थ्रू सिग्निफिकेंट फिगर देखे थे, सार्थक अंक देखे थे, उसी प्रकार से आज इसको हम बहुत ही मजेदार तरीके से, शानदार और जबरदस्त तरीके से इसको खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए ये तो जो नियम जो है ना, पता है किस लिए बनाया गया था। देखिए हम सब जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व क्या करते हैं, मिल करके क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक यौगिक बनाते हैं, उस यौगिक बनाने के बाद हम लोग उस यौगिक में तत्व का कितना परसेंटेज है, उसे कितना संघटन है, ये सब हम लोग जो ज्ञान की प्राप्ति हम लोग करते हैं वो 3 नियम के थ्रू ही करते हैं। ऐसे 5 नियम है आपका, एवोगाड्रो का नियम भी है, डाल्टन का, बट 3 नियम आप जान जाइएगा तब समझिए। वो तो आपको आगे पढ़ना भी है, डाल्टन का नियम पढ़ना आगे चल के हम लोग को, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो उसको देख लेंगे। तो 3 नियम आपके लिए नया है, 10th के बाद आया तो नया आपके लिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, इसको तो कभी कभी स्थिर संघटन का नियम भी बोला जाता है, तो घबराइएगा मत कि अलग है। और गुणित अनुपात का नियम, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है और इसको प्रूव भी करेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ लेंगे, इसको प्रूव करके देखेंगे कि भाई सही रूल है या गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों क्या, हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम, सबसे पहला जो नियम आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, तो सबसे पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एक वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस नियम को दिया। उनका नाम था लाबुशिए, ए लाबुशिए था। उन्होंने क्या बताया, तो मैं लिखा 1789 ईस्वी में उन्होंने ये बोला, ये जानिए इस नियम का 1789 प्रतिपादन किया गया था, लाबुशिए ने दिया था। ठीक है, ये नियम क्या कहता है, नाम में छिपा हुआ, आप 9th तो पढ़े होंगे आप लोग, क्या, संवेग संरक्षण का नियम, है ना। तो संवेग संरक्षण में क्या होता है, संवेग संरक्षित रहता है, मतलब ना तो उत्पन्न ना ही नष्ट होता है। तो उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या होता है कि ना तो आप द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये कोई बात हुआ, हम लोग अंदर जा देंगे भाई, कहाँ पे उत्पन्न नहीं, कहाँ पे नष्ट नहीं होगा। देखिए ये बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रतिफल के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी पदार्थ भाग लेंगे उस सबका टोटल मास, उस अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा प्रतिफल प्रोडक्ट, उस सारे प्रोडक्ट के मास का सम इक्वल होता है। किसके, अभिकारक के, जो भाग लेता है उसके। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ। से मान लीजिए आप लोग दोस्तों, सोडियम का कितना होता है द्रव्यमान पता है, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 23 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। इस वाला को जोड़िए, सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, प्लस H2O का जोड़िए, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन 1 है ना, 1 2 है और 1 का चूंकि 1 होता है तो 2 के लिए 2 होगा परमाणु द्रव्यमान। देखिए अब जोड़िए तो सबको, इस LHS वाला को इस साइड और RHS वाला को इस साइड जोड़िए तो 23 से 16 कितना हो जाएगा, 39 1 40, तो इस साइड 40 हो गया, प्लस इसको जोड़िए तो 40 प्लस 36.5 बराबर इस साइड जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 23 से 35 पर कितना हो जाएगा, 5 3 8 3 2 5 हाँ 58.5 प्लस हाइड्रोजन का 16 2 18, H2O का हो गया। अब जोड़िए 40 से 36.5 कितना हो जाएगा, 4 3 7 76.5 इज इक्वल टू, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 पॉइंट 0 बैठाएंगे तब 8 8 16 हाथ से ले 5 6 7 76.5। तो आप ही देखिए दोस्तों, मैं आप ही के सामने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया हूँ एकदम साफ, ताकि मन में कोई कीड़ा ना रहे, मन में ये नहीं रहे कि भाई कैसे संरक्षित हो जाता है, इक्वेशन में ये बनते हैं वो बनते हैं, है ना, कैसे भाई हो जाता है। मान लीजिए सबका द्रव्यमान मैं ग्राम में लिया हूं, मान लीजिए, यानी कि 76.5 ग्राम प्रतिफल था तो 76.5 ग्राम अभिकारक हुआ, है ना, यानी बराबर हो गया, है ना। समझ गए बात को कैसे। और दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
ये सब पे लागू होता है, भौतिक परिवर्तन हो या तो रासायनिक परिवर्तन हो। इसको गर्म करिए या ठंडा करिए या इसमें कुछ और पदार्थ मिला दीजिए, मिलाने में जो बनेगा ना उसका द्रव्यमान और भाग लेने वाले पदार्थ का द्रव्यमान इक्वल होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है और बहुत अच्छा एक रूल है, केमिस्ट्री का सुंदर सा नियम एक है। अब बताते थे क्या, देखिए अब मैं कुछ प्रयोग एक्सपेरिमेंटल बात बताता हूँ। ये तो मैं इक्वेशन हो गया। देखिए आप घर पे एग्जाम्पल करिए, यदि आपके पास सामान है आप तो आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सुन लीजिए। देखिए अब मान लीजिए बर्फ लीजिए, अब बर्फ को एक फ्लास्क में रखिए। अब फ्लास्क में रखने के बाद उसको तौलिए कितना वजन है, फ्लास्क का तो अलग होगा ना, तो बर्फ का जो वजन होगा दोस्तों 1 ग्राम ना, बर्फ का जो वजन होगा 1 ग्राम ना। और दोस्तों उस फ्लास्क में रखे हुए बर्फ को आप गर्म कर दीजिए तो पानी बन जाएगा। तो पानी बनने के बाद उसको तौलिए, है ना, तौलने के बाद जो उसका वजन आएगा y ग्राम, दोनों इक्वल ही होगा, दोनों का भार बराबर होगा। ये क्या बताता है, ये बताता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, इस नियम पे, है ना। इस सारी जगह लागू होता है कौन नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। कोई दिक्कत, तो आपको न्यूमेरिकल दे देगा सवाल, बोल देगा इतना इतना है, बोलेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का द्रव्यमान इतना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इतना है और जल का इतना है, तो बोल देगा सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान बताओ। इस क्वेश्चन इस नियम के आधार पर न्यूमेरिकल बोल देगा। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से घटा देंगे, इसका तुम्हारा निकल जाएगा ना। इस तरह से आपका ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको नोट करिए ताकि मैं आगे सेकंड क्या, स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संघटन का नियम, इसको हम लोग बोलते हैं। फ्रेंड्स हम लोग आगे जब बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ते हैं, रासायनिक संघटन का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। क्या बोलता है भाई, देखिए इस नियम को लेकर समझिए, बहुत अच्छा नियम है जो कि जोसेफ प्राइस्ट एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के, उन्होंने 1799 को दिया था, है ना। क्या बोलता है नियम, देखिए मैं क्या लिखा हूँ कि इस नियम का प्रतिपादन 1799 में जोसेफ प्राइस्ट ने किया था। देखिए ये बोलता क्या, देखिए ये बोलता है दोस्तों ये ना कि कोई भी यौगिक में तत्वों का जो द्रव्यमान का अनुपात समान होता है, किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का रेशियो सेम होता है। अब चाहे वो यौगिक कहीं से प्राप्त कर लें, सारे यौगिक में आपका सेम ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एग्जाम्पल से ना माइंड में एकदम पूरा फटाका खुल जाएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। देखिए मान लीजिए पानी की आपको जरूरत है, अब पानी समुद्र से लाइए, पानी आप समुद्र से लाइए या पानी कुआं से लाइए, पानी कुआं से लाइए दोस्तों, या समुद्र से लाइए, या पानी झील से लाइए, या पानी अपना कल मतलब समझते चापाकल, कोई गांव में रहे हैं उनको पता होगा चापाकल क्या होता है ना। कुआं, समुद्र, झील, चापाकल, कहीं से पानी आप लाइए, सारे पानी यानी कि H2O में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो सेम रहेगा, ये रूल कहता है। आप समझ में आया नहीं आया, देखिए ये नियम ये कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव समान रहता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि द्वारा किसी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसमें लेना देना नहीं है। पानी कहाँ से ला रहा है, समुद्र से ला रहा है, चापाकल से ला रहा है, झील से ला रहा है, नहर से ला रहा है, तालाब से ला रहा है, मुझे लेना देना नहीं है। सारे का सारे पानी में H2O का जो रेशियो होगा कितना होता है पता है, 1:8 होता है, ये होगा। ये क्या कहता है, गुणित अनुपात, सॉरी स्थिर अनुपात का नियम कहता है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए पानी मतलब H2O, पहला मैं समुद्र से लिया तो इसमें भी आपका 1:8 का रेशियो रहेगा, है ना। और मैं लेता हूँ कुआं से, मैं एक और एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, 1:8 इसमें भी रहेगा। और झील से लीजिए, उसमें भी आपका 1:8 ही रहेगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, एक बोलेंगे सर 1:8 कैसे आया, मुझे पता नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत बताता हूँ। देखिए H2O जो होता है दोस्तों, क्या होता है, H2O का कितना होता है द्रव्यमान, 1 × 2, ऑक्सीजन का 16, तो 2 और 16। यदि हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यदि दोस्तों हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना, तो मैं नहीं कर दूंगा H/O, यानी कि 2/16 मतलब 1/8 मतलब 1:8, तो ये तो आया 1:8। तो आपका परमाणु द्रव्यमान नहीं पता है तो लानत है आप पे कि अभी तक याद नहीं किए हैं, 10th को उजाड़ दिए।
तो लानत की बात नहीं है। आप कोई, मुझे पता है आप नहीं याद है, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है परमाणु द्रव्यमान याद करने का, जाइए, बहुत सिंपल से ट्रिक है, उस ट्रिक से आप 20-30 तत्वों का परमाणु द्रव्यमान को चुटकियों में याद कर सकते हैं, रटना नहीं है। तो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, देख लीजिए ना, सर्च करिए यूट्यूब सर्च बार में परमाणु द्रव्यमान याद करें, D2 स्टडी आ जाएगा। याद है तो बहुत सुंदर सी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। देखिए ये निकल गया, ऐसी रेशियो निकलता है, किसी भी तत्व में दी, किसी भी योग में दी तत्व का रेशियो निकालना हो तो ऐसे ही रेशियो निकलता है, उसके परमाणु द्रव्यमान को डिवाइड कर करके। चलिए ये तो बात हो गया। मैं पहला एग्जाम्पल बोले, सर एक और एग्जाम्पल दीजिए ना, वहाँ सही हो कि नहीं होगा। देखिए अब देखिए मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे मान लीजिए दोस्तों मुझे कार्बन डाइऑक्साइड में मुझे रेशियो पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या क्या है। मैं एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का तो बहुत सारा मेथड होता है, तो मैं 2 मेथड लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ ना, कोयला को जलाता हूँ, और जलाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, उसमें मैं कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो निकालता हूँ। और फिर मैं क्या करूँ दोस्तों ना, चूना पत्थर को क्या पानी में डालने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसमें रेशियो निकालता हूँ, और दोनों में निकालने के बाद देखता हूँ कि कितना किसमें सही है गलत है। देखिए जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन है, कोयला है और ऑक्सीजन है, मैंने जला दिया, CO2 बन गया, है ना। तो यहाँ पे क्या रेशियो निकल के आ जाएगा बताइए। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16 दूनी 32 होता है। तो यहाँ भी इसका रेशियो सेम रहेगा। अगला देखिए, मान लीजिए CaCO3 है ना, इसको मैं गर्म कर दिया चूना को, तो यहाँ बनेगा CaO + CO2। यदि यहाँ भी तो कार्बन डाइऑक्साइड में निकालिएगा रेशियो कार्बन ऑक्सीजन का, तो सेम ही मिलेगा। तो ये नियम प्रूव हो गया। ये नियम क्या कहता है, तो ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट है जो कि जोसेफ प्राइस साहब ने ये चीज़ को दिया था, है ना। बहुत खतरनाक ये नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार नियम है, ठीक है, जो कि हम लोग को बहुत अच्छे जानकारी देता है केमिस्ट्री में, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ में आ गया ना। चलिए इसको नोट करिए ताकि मैं आगे गुणित अनुपात का नियम पढ़ाता हूँ। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते तो पढ़ते दोस्तों क्या मतलब गुणित अनुपात का नियम। देखिए क्या कहता है, इसका नाम में आपका छिपा हुआ है, नाम में इसका डिफरेंस क्या है। गुणित का मतलब गुना और अनुपात मतलब अनुपात के रूप में, यानी कि गुना का मतलब एक पूर्ण गुणज, एक फैक्टर के फॉर्म में आपका रहेगा हमेशा, है ना, एक छोटा पूर्णांक के रूप में रहेगा। ये नियम क्या कहता है दोस्तों, ये नियम जो दिया गया था डाल्टन साहब का दिया गया था, बट दोस्तों इस नियम को देने में बर्जीलियस साहब का भी योगदान था, है ना, बट उनका नाम नहीं लिखा गया एनसीईआरटी बुक में, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग जितने भी कुछ फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं, है ना, नेशनल काउंसिल एजुकेशन ऑफ रिसर्च ट्रेनिंग दिल्ली द्वारा जो बुक पब्लिश किए जाते हैं, सारे राज्यों में पढ़े जाते हैं, है ना, बस उसका लैंग्वेज चेंज रहता है। तो वहाँ पे बस दिया गया इनका डाल्टन साहब का, है ना, 1803 में दिए थे, बट बर्जीलियस साहब का भी योगदान था, मैं बता दिया हूँ आपको ताकि आप जान जाएं। तो नियम क्या कहता है, इस नियम का प्रतिपादन 1803 में कौन थे, डाल्टन साहब थे जो दिए थे। ये नियम क्या कहता, यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाला द्रव्यमान एक छोटे पूर्णांक के रूप में रहता है, या छोटे पूर्णांक के अनुपात में होता है। मतलब हम सब जानते हैं कि यौगिक कैसे बनता है, जब 2 तत्व x एंड y क्या करते हैं, मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कोई रेशियो में मिलते हैं, तो हमारा XY बनता है ना। तो ये बोल रहा है ना कि जो एक तत्व यानी कि x के साथ जो जुड़ने वाला y का जो द्रव्यमान होता है, जुड़ने वाला y का जो द्रव्यमान होता है वो एक क्या होता है, पूर्णांक गुणज में होता है, एक छोटे पूर्ण गुणज के अनुपात में रहता है। मतलब ये y का ना कोई रेशियो रहेगा, y का 1 2 3 4 कुछ ऐसे रेशियो में जुड़ता है ये, है ना। अब आपको समझ नहीं आया है तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मान लीजिए हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, बताइए क्या बनाएगा, जल और ही बनाएगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर सिर्फ जल ही बनाएगा, हाइड्रोजन से मिलकर जल बना सकता है, हाइड्रोजन पेरा ऑक्साइड भी बना सकता है ना, H2O4 भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो हम लोग 2 एलिमेंट्स लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए दोस्तों ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाया, H2O बनाया पहले, फिर बनाया दोस्तों H2O2 बनाया। देखिए अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन का यहाँ पे द्रव्यमान कितना होगा, हाइड्रोजन का 2 ग्राम होगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान यहाँ पे कितना होगा बताइए तो, 2 ग्राम होगा। यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 ग्राम होगा। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ भी 2 ग्राम होगा, और यहाँ ऑक्सीजन का
क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ 1 था, तो 2 तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। अब बताइए आप दोस्तों कि हाइड्रोजन के साथ जुड़ कौन रहा है, हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो हम लोग ऑक्सीजन का रेशियो देखेंगे, तो ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, मतलब 16 और 32 का रेशियो निकले तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन का जो रेशियो जो है दोस्तों आपका 1/2 है। मतलब देख ही सकते हैं आप लोग, एक छोटा पूर्णांक के रूप में है, एक छोटे पूर्णांक के अनुपात के रूप में है ना। अब 2 के आगे 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये क्या, एक पूर्णांक गुणज है, एक पूर्ण गुणज के अनुपात के फॉर्म में है। लेकिन हाइड्रोजन का देखिएगा तो यहाँ इसका रेशियो यदि 1:1 ही रहेगा, है ना। तो ये गुणित अनुपात का नियम का था। आगे देखते एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए एग्जाम्पल में इतना दे दूंगा ताकि आपको टीचर बन जाए, है ना, आपको ऐसा समझे कि पढ़ा दे किसी को। देखिए अब मैं लेता हूँ दोस्तों, देखिए अब मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को करा रिएक्शन, अब मैं अभिक्रिया करवाता हूँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। देखिए तो नाइट्रोजन मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो बहुत सारा यौगिक यहाँ पे बनेगा। देखिएगा पहले क्या बनेगा, पहला बनेगा क्या, N2O, फिर क्या बनेगा, NO बनेगा, और क्या बनेगा, NO2 बनेगा, और क्या बनेगा, N2O3 बनेगा, और क्या बन सकता है, N2O4 बन सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 दूनी 28 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 ग्राम, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी 28 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ 32 मान लीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 16 दूनी 32, है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि रूल फॉलो नहीं हो पाए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मैं गड़बड़ बना दिया हूँ, ठीक है। इसे बीच में एक और कंपाउंड कोई ना कोई आएगा ही आएगा, N2O4 और यहाँ 5, तो यहाँ भी 28, 14 दूनी 28, यहाँ भी 14 दूनी 28, यहाँ भी 14 दूनी 28, क्योंकि सब जगह 2-2 नाइट्रोजन है, हो गया। अब ऑक्सीजन 3 हुआ है, तो क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का 16 3 48 ग्राम। यहाँ कितना, 4 ऑक्सीजन है ना N2O4 में, तो 16 चौके 64 ग्राम, N2O5 में कितना हो जाएगा 16×5 80 ग्राम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चूंकि सारा का सारा जो यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जुट रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन का रेशियो निकालिए तो 16, 32, 48, 64, 80, मतलब ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1:2:3:4:4। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेगा रेशियो इसका ऑक्सीजन का, तो 1:3:5 है ना, 1:2:3:4:5, ये आपका 1 2 3 4 5 का रेशियो में आ गया। यानी कि कुछ लोग कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेशियो जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं पूर्ण गुणज है। पूर्ण गुणज का मतलब समझते हैं ना आपको, फैक्टर के रूप में, गुणज का मतलब छोटे पूर्णांक के रूप में है ना। तो ये आपका रेशियो होता है। तो यहाँ पे बन कौन रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कर रहा है क्रिया किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, तो हमने ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे एक सरल अनुपात में है। तो यही आपका कौन सा बोलता है, गुणित अनुपात का नियम बोलता है ना। क्या बोलता है कि दो तत्व एक से अधिक तत्व मिल करके यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व जो होता है दूसरे तत्व का संयुक्त होने वाला जो द्रव्यमान होता है वो एक छोटे पूर्णांक के अनुपात में होते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपका भी ऑक्सीजन देख रहे हैं, है ना। और चूंकि यहाँ देखिए नाइट्रोजन सब एक ही रेशियो में 28 28 28, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 हाइड्रोजन 2 2 है, तो ऑक्सीजन का रेशियो इस तरह से रहता है। यही बताता है गुणित अनुपात का नियम। तो इस तरह से हमारा दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग रासायनिक संयोग के नियम को पढ़ लिए हैं, है ना। 3 नियम जो था, 3 नियम को पढ़ लिए, एग्जाम्पल के साथ पढ़े हैं और स्टेटमेंट के साथ पढ़ें, ताकि आपका एक अच्छा नोट्स प्रिपेयर हो जाए। और ये नोट्स बनने से फायदा क्या होता है कि आप कभी भी आगे कंपटीशन या कभी तैयारी करने में जाते हैं तो ये सब चीज़ को आप देख कर पलट कर देख सकते हैं। आपको दोबारा ना पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस रिविजन करना पड़ेगा। इसलिए नोट्स बनाते हुए पढ़े, है ना। नोट्स बना के साथ पढ़िएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा आगे चल के। मैं महसूस किया हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस इसको नोट कर लीजिए, हो गया। तो कैसा लगा आज का क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देंगे। और चैनल पर पहली बार यदि आए होंगे हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 10th 11th 12th की लगातार तैयारियाँ कराई जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि इसके पहले का यदि वीडियो देखना होगा क्लास फिजिक्स का 11th का, तो हमारे चैनल में डाला हुआ आकर देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।